हेलो फ्रेंड्स। यूँ तो लाइफ जीने का, कामयाब होने का या कुछ भी करने का केवल एक तरीका नहीं होता। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने रास्ते होते हैं। बट अक्सर लाइफ में कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उतनी ज़्यादा उससे मीनिंग अटैच हो जाती है, बिल्कुल सिम्बलाइज हो जाता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो कुछ करे ही नहीं। जैसे आपने इंडिया गेट जाके आइसक्रीम नहीं खाई तो क्या करा आपने। बनारस आप गए, आपने सुबह बनारस की एंजॉय नहीं करी, पान नहीं खाया तो बेकार है। आपने शोले मूवी नहीं देखी तो क्या देखा बॉलीवुड को, आपको जीने ही नहीं आता। इस तरीके से है। तो वैसे ही ये स्पेक्ट्रम बुक भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन के दौरान। अगर आपने प्रिपरेशन के दौरान स्पेक्ट्रम बुक नहीं पढ़ी तो लोग यही कहेंगे आपने तैयारी करी ही नहीं सही से। स्पेक्ट्रम बुक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक में से एक है। जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, वही स्टेटस लगभग मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम का है। स्पेक्ट्रम पढ़ना कैसे है इफेक्टिवली, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेस्प करना है, अपने मार्क्स को स्कोर को हाई करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है अपने टाइम एंड एनर्जी को, ये वीडियो इसी बारे में है। सबसे पहले तो कुछ जनरल बातें हैं। जब भी स्पेक्ट्रम पढ़ना है या कोई भी बुक पढ़नी है तो बहुत तेज़ पढ़ना चाहिए, ताकि जब हम बीच में बहुत ज़्यादा गैप लेते हैं ना तो अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, फ्लो एक बार टूट जाता है। दूसरी बात, जब भी इस तरह के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी करें तो हमको पहले PYQ रेफ़र कर लेना चाहिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बुक में होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो वो चीज़ हम अवॉइड कर सकें। और जैसे ही कोई लास्ट ईयर के क्वेश्चन में जो पूछी गई है वो चीज़ आए तो हमारा बिल्कुल दिमाग की बत्ती जल जाए, हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पोर्शन, हमको इसी पर ध्यान देना है। तीसरी बात ये कि आजकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डायनामिक हो गई है, तो इंटरनेट का यूज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचिए केवल बुक से सब कुछ हो जाने वाला है। चौथी बात ये है कि जब एक चीज़ पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए हो ज़बरदस्ती उसको मत पढ़ें, उसकी मोनोटोनी को ब्रेक करना ही बहुत ज़रूरी है। हर टाइम बाइट बुक को लेके बैठे रहने से वो कामयाबी की कोई निशानी नहीं होती है। जो ये स्पेक्ट्रम अभी नया वर्जन इसका आया हुआ है, ये काफ़ी मोटी हो गई, थिक हो गई है, अच्छे खासे पेजेस हैं इसमें। तो अगर आप पूरी पढ़ते हैं A to Z तक तो पूरा ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसमें लगभग उसमें 10 चैप्टर हैं। अब इसमें आपको कौन से पढ़ना है ये फाइंड आउट करते हैं। जो इसका पहला चैप्टर है इस बुक का, वो है सोर्सेज एंड अप्रोचेज। इसमें ये है कि इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। इसमें ये बताया गया है कि हिस्ट्री को अप्रोच कैसे करते हैं, यानी अगर एक कोई फैक्ट है, इवेंट है, उसके बारे में अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग अप्रोच क्यों होती है, उनका ओपिनियन क्यों होता है। क्योंकि कुछ जो है मार्क्सिस्ट होते हैं, कुछ नेशनलिस्ट होते हैं, कुछ राइट विंग होते हैं, तो इस तरीके के सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। ओपिनियन फॉर्म कैसे है होता है इस चैप्टर के में वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल हो उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बट जिसका ऑप्शनल नहीं है उसको एक बार केवल गो थ्रू करना चाहिए, एक हल्का आइडिया होना चाहिए कैसे हिस्ट्री राइटिंग करते हैं, उसके बाद इसको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसका सेकंड चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, इसमें भी ब्रिटिश कैसे आए, क्या आए, कैसे उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, वो चीज़ है। बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़िए बस उसमें। लेकिन इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जो चैप्टर 5 है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एंड सक्सेसफुल, की मतलब बाकी सभी ब्रिटिश इतने सारे यूरोपियंस आए थे इंडिया में, केवल वही ब्रिटिश ही क्यों सर्वाइव किए, तो उसका जो लास्ट वाला चैप्टर है केवल आप वो पढ़िए। अदरवाइज सेकेंड जो यूनिट है वो भी ज़्यादा काम की नहीं है अपने लिए। अब जो यूनिट नंबर 3 से लेके यूनिट नंबर जो 9 तक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट नंबर 3 है, राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश के खिलाफ जो बगावत होना शुरू हो गई थी ना, जैसे कहीं पे ट्राइबल मूवमेंट हो रहा है, कहीं पीजन मूवमेंट हो रहा है, और तरह के जो मूवमेंट्स हो रहे थे उसमें उसके बारे में है। वैसे लेके अप टू 8-9 चैप्टर तक आपको आना है, पूरा पढ़ना है इसको। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का वो चैप्टर नंबर 9 है, इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, गवर्नेंस एंड द अदर आस्पेक्ट। इसमें जो ब्रिटिश के जितने रूल्स आए हैं, एक्ट आए हैं, कैसे ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी रूल करने की, अलग अलग सेक्शन के लिए, फार्मर्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए, पीजेंट के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे उनको डील करने के लिए, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्टली कैसे वो हैंडल करते थे अलग अलग प्रोटेस्ट को, उसके बारे में है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कि स्पेक्ट्रम पढ़नी कैसे है, जिससे हम ज़्यादा ग्रैस्प कर सकें और क्लियरिटी हो जाए और मेमोरी में फिट बैठ जाए, हमको कम से कम बार रिवाइज करना पड़े।
सबसे अच्छा तरीका इसका ये हो सकता है कि इस बुक की सबसे खास बात ये है कि हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी दी हुई है, यानी चैप्टर को कंक्लूड करा गया है कि ऐसे ऐसे इस फॉर्म में हुआ है। तो नॉर्मली लोग उसको लास्ट में पढ़ते हैं, बट मैं कहूँगा उसको आप सबसे पहले पढ़िए। उससे क्या होता है ना कि हिस्ट्री में इवेंट कैसे हुई है, किस ऑर्डर में हुई है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आप उसके थ्रू गो थ्रू करिए तो एक बिग पिक्चर आपके माइंड में बन जाती है, एक फ्रेमवर्क आपको रेडी हो जाता है। वो पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें तो आपके माइंड में स्टिक हो जाती है। उसके बाद जब आप प्रॉपर में चैप्टर पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, तो एक फील आता है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, अब हम वो चीज़ वहाँ पे पढ़ के फील ले रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग में वो चीज़ पूरा लंबा सा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग हो सकता है, और आपको लगेगा पता नहीं ऐसा हिस्ट्री में हुआ भी है कि नहीं हुआ है, फर्जी में ऐसा पढ़ाते जा रहे हैं। तो आप समरी के साथ स्टार्ट करिए, पहले समरी के थ्रू गो थ्रू करिए पूरी, उसके बाद एक्चुअल में चैप्टर में आइए। दूसरा स्टेप इसका ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको समरी पढ़ के भी पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है ना, जैसे मान लीजिए पीसीएन मूवमेंट आप पढ़ रहे हैं, उसकी समरी दी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा, तो आप गूगल करिए उसका, एक बार गूगल करिए, छोटा सा 2-3-4 मिनट का आप वीडियो देख लीजिए कि आज़ादी के पहले के पीसीएन मूवमेंट के बारे में। बट कोई वो एक बात ध्यान रखें कि वो कोई रिप्यूटेड कोचिंग का होना चाहिए या रिप्यूटेड वेबसाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी ऐसा गलत सलत पढ़ा के जा रहा है। तो वो चीज़ आप कर लीजिए तो माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी। कहते हैं ना कि वैसे आप बुक कितनी बार पढ़िए बट वो चीज़ माइंड में रहती नहीं है, बट आज जब उसका विजुअल्स देख लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें स्टिक हो जाती है। दृश्य मूवी आपने देखी होगी, उसमें भी वही चीज़, वो पूरी इवेंट दोबारा से क्यों जीता है, ताकि उसके बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, और जब पुलिस वाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो वो जो उनके माइंड में फीड करा गया है वो उसको एक्चुअल में जी के आए हैं, तो वही चीज़ बताएं, उनको इस दिमाग से ये चीज़ हट जाए कि वो झूठ है। तो वही सेम चीज़ आपको करनी है। मान लीजिए आप कोई सॉन्ग देख रहे हैं, भरतनाट्यम है डांस फॉर्म, तो उसका एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा आजकल इस बुक की खास बात ये है, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो जो सबसे मतलब वेल नोन फैक्ट है उसके बारे में कम पूछे जाते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए, बट जो लेस नोन फैक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि अक्षय कुमार दत्त, जिनका भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मूवमेंट में उनका भी रोल रहा है। इस तरीके से जो लेजर नोन फैक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, उसको एक बार गूगल कर लीजिए। वेल नोन फैक्ट तो सभी को पता होगा, यहाँ पे आप एज ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है, या इसके इसके अलावा राजा राम मोहन राय के खिलाफ जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, कांग्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चीज़ स्टेप लिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन चीज़ों पे आप फोकस करिए। वो लेजर नोन फैक्ट है, उस पर आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वेल नोन फैक्ट के अलावा। या आपने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ लिया है और बट आपको उतना दिमाग में घुसा नहीं, या इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं था, या आपको कुछ डाउट्स अभी बने रह रहे हैं, तो एक बार आप उसको यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, तो एक तरीके से आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा, और लगातार पढ़ते पढ़ते जो आपके मोनोटोनस हो गया है ना, वो भी ब्रेक हो जाएगा। और वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में एक तो कहते हैं ना कि उसका वैलिडेशन भी हो जाएगा कि हाँ बुक में भी वही चीज़ पढ़ी है, हमने भी वही शायद समझी थी, और वीडियो वाला भी वही चीज़ कह रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ सही है, उसको अब आप माइंड में बिठा सकते हैं। और ये बुक पढ़ते हुए बहुत सारे आपको कीवर्ड्स आएंगे, कोई फॉरेन मूवमेंट हो गया, जैसे बिरसा मुंडा के बारे में हो गया, इस तरीके के द्रविड़न मूवमेंट के बारे में कोई पार्टिकुलर टर्म आ रहा है, तो जो कीवर्ड होता है उसको आप नोट कर लीजिए, बाद में उसका गूगल कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी बुक में इतना डिटेल में दिया भी नहीं होता है, और वो इतनी अच्छी समझाई नहीं गई होती है, क्योंकि हर बुक में सब कुछ अच्छा होता नहीं है। तो उसका आप एक बार गूगल कर लीजिए कीवर्ड का, चाहे यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए या कोई पेज पढ़ लीजिए, टेक्स्ट पढ़ लीजिए, तो वो चीज़ आपको एक अलग से याद हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ को अगर 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से पढ़ा जाए तो वो अच्छे से मेमोराइज हो जाता है माइंड में। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या हमको इसका नोट्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है, जैसे बिपिन चंद्रा हो गई हिस्ट्री की, रामचंद्र गोवा हो गई पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, इस तरह की टेक्स्ट बुक है, उसका नोट्स बनाना तो समझ में आता है, चलता भी है, ज़रूरत भी है। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम जैसी बुक का नोट्स बनाएंगे तो एक नई स्पेक्ट्रम आप लिख लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सीनियर की नोट्स ही है, तो उसका नोट्स बनाने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए। पूरा आप कॉपी कर लेंगे, बाद में कहेंगे आइला ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो वही रैंडम ही पढ़ रहे होते, वो ज़्यादा अच्छा होता। एक काम आप ये कर सकते हैं इसको और इफेक्टिव करने के लिए, कि जब भी आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए
कीवर्ड जैसे मान लीजिए कि चिटगांव आर्मरी रेड हो गई, कोमागाटा मारू हो गया, इवेंट हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इतने डिटेल में बुक में दी भी नहीं होती, कई बार दी भी होती है, तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के चक्कर में इसको मिस कर देते हैं और बुक भी कभी कभी इसको इग्नोर कर नज़रअंदाज कर देती है। तो आप इस कीवर्ड्स को नोट कर लीजिए, हर चैप्टर में जब भी आता है उसका बाद में गूगल कर लीजिए, तो 4 लाइन उसके बारे में पढ़ लीजिए तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और 2 जगह से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के चक्कर में कम इंपॉर्टेंट चीज़ अक्सर मिस हो जाती है, तो उसको अक्सर दूसरी जगह से ही रिफ़र कर लेना चाहिए। समझदारी इसी में है, अपने माइंड में रिटेन करने के लिए। एक चीज़ और होती है, जब हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो 2 चीज़ होती है। एक तो फैक्ट होती है, जैसे कि कांग्रेस 1855 में बनी थी, बिरसा मुंडा मूवमेंट जो हुआ था झारखंड में हुआ था, दिस इज़ फैक्ट। इस ये आपको पता होना तो ज़रूरी है ही है, प्रीलिम के लिए भी मेंस में भी अगर करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है प्रेजेंटेशन में। एक चीज़ होती है ओपिनियन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट बेस्ड नहीं आते हैं कि ऐसा हो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो इस चीज़ में आपकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छी बात यह है कि जो नई वाली स्पेक्ट्रम आई है इसमें चीज़ें काफ़ी एनालिटिकल फॉर्म में दी हुई है। अब जैसे ओपिनियन की अगर बात की जाए किसी भी इवेंट के बारे में, कि जैसे 1857 का जो रिवोल्ट था वो क्या ऑल इंडिया रिवोल्ट था कि नहीं था, उसके अलावा वो रिवोल्ट था या म्यूटनी थी, उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बनी थी उस पर सेफ्टी वाल थ्योरी दी जाती है, कुछ लोग उससे अगेंस्ट में लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी लेके आते हैं। इस तरीके से अलग अलग वर्जन होते हैं हर इवेंट्स के। तो नई वाली बुक में तो ऑलरेडी कई सारे वर्जन दिए हुए हैं। अच्छी जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो आपके माइंड में एक नई थ्योरी डेवलप हो जाती है कि केवल ऐसा ही क्यों, ऐसा भी हो सकता है, एक नया वर्जन आपके माइंड में खुद से क्रिएट हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि जब आपके सामने कोई रैंडम नया सा क्वेश्चन आता है तो आप सरप्राइज नहीं होते हैं, आप पहले से प्रिपेयर होते हैं कि हाँ हाँ हमने ऐसा पढ़ा था, तो हमने ऐसा सोचा था, उस ऑथर ने ऐसा बोला था, विकीपीडिया ने ऐसा बोला था, उस वीडियो में ऐसा बोला था। तो हर चीज़ के लिए 4-5 इवेंट आपके 4-5 वर्जन आपके पास तैयार रहते हैं। तो प्लस माइनस पॉइंट लिखने के लिए आपके पास पूरा कंटेंट प्रॉपर रेडी हो जाता है। अब जैसे जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखना चाहिए, इवेंट पार्टिकुलर इवेंट्स के बारे में, कि एक इवेंट हुई कब हुई थी, उसका सन, जैसे कि कांग्रेस कब बनी थी, 1857 का रिवोल्ट कहाँ पे कब हुआ था, इस तरीके का मुंडा मूवमेंट कब हुआ था, आर्मरी मूवमेंट कब चिटगांव आर्मरी रेड कब हुई थी, ये हो गया व्हेन। उसके अलावा हाउ, कैसे हो पाया था, आर्मरी इवेंट क्यों हो पाई, काकुरी इवेंट क्यों हो पाई, ठीक है। उसके अलावा वाई, क्यों करा गया था, जिसमें कि काज एंड इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी में सबसे ज़्यादा आपको एनालिसिस शो करने का आपके पास मौका मिलता है, इसीलिए आपकी जो नई वाली बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको इस पे ज़्यादा एनालाइज करनी है कि कोई इवेंट क्यों हुई थी, कॉज इवेंट, कांग्रेस से पहले इतने ज़्यादा सेशन, इतने सारी ऑर्गेनाइजेशन बने थे, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए, कांग्रेस ही अकामयाब क्यों हो पाया था, इतने सारे नेता पहले भी थे बट उसके बाद ही गांधी जी कामयाब क्यों हो पाए थे। इस तरीके की जो है ना, वो आप पे ज़्यादा फोकस उसी का होना चाहिए ये हिस्ट्री स्टडी करते वक्त। उसके अलावा हु, कांग्रेस के सेशन में कौन उसका चेयरपर्सन था, कोई पार्टिकुलर इवेंट हुई थी उसको हेड कौन कर रहा था, लखनऊ का सेशन हुआ कौन हेड कर रहा था, ट्राइब मूवमेंट हुआ उस मूवमेंट को कौन हेड कर रहा था, इस पे आपका लीडर का बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा एनालिसिस में पार्ट लिया जाता है कि क्या पार्टिकुलर लीडर जो थे वो उसके लिए सही थे या नहीं थे। जैसे कि अक्सर हिस्ट्री में डिबेट होता है कि जो गदर मूवमेंट था उसमें जो लाला हरदयाल के पास उनकी लीडरशिप थी, तो अक्सर क्वेश्चन ये उठता है कि शायद गदर मूवमेंट इसलिए कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि लीडरशिप सही आदमी के हाथ में थी नहीं। तो उस तरीके से आपके पास भी उसके लिए प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट भी होना चाहिए कि कोई पार्टिकुलर इवेंट कामयाब हुआ नहीं हुआ, कामयाब होने के क्या वजह हैं, क्या वजह नहीं है, लीडरशिप का क्या रोल रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी ऑर्डर में आपको ही पढ़नी है हिस्ट्री। उसके अलावा एक चीज़ और हो जाती है कि हिस्ट्री को याद कैसे रखना है। एक तो आपको टाइमलाइन के फॉर्म में याद रखिए, जैसे कि वावेल मिशन कब आया था, क्रिस मूवमेंट कब हुआ था, लियाकत देसाई पैट का क्या था, सीआर फार्मूला क्या था। तो इनका जो क्रोनोलॉजी है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने में हेल्प मिलेगा। तो आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको रेडी रखिए, एक माइंड मैप बना लीजिए कि ये इवेंट हुई तो उससे ये चीज़ निकली थी, ये इवेंट हुई उससे ये चीज़ निकली थी।
एक फोटोग्राफ आप रेडी करिए अपने माइंड में। जैसे कि मान लीजिए मुंडा मूवमेंट हुआ तो आप उनका देख सकते हैं, चिटगांव मूवमेंट से रिलेटेड जो भी थे, सूर्या सेन हो गया, तो उनका क्या फोटो था आपके माइंड में रहेगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या करता था, कहता था कि मैंने डिस्कवरी आप इंडिया की पूरी सीरीज देख रखी है यूट्यूब पे। तो उससे क्या होता है कि मुझे वो इवेंट आ जाती है कि अच्छा अच्छा उन्होंने ऐसा बोला था, ओमपुरी ने ऐसा बोला था, इरफान खान ने ऐसा बोला था, नसरुद्दीन शाह ने ऐसा बोला था। तो पूरा उसके माइंड में एक पिक्चर बनी रहती है वीडियो के फॉर्म में। तो वैसे ही आप भी कुछ गूगल कर लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही देख लीजिए। तो उससे चीज़ें आपके माइंड में काफ़ी दिनों तक रहती है मेमोरी में। तो ये रहा कुछ ही मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका स्पेक्ट्रम को मेमोराइज करने का, इफेक्टिवली उसको रिटेन करने का और एग्जाम में उसको प्रेजेंट करने का। आई होप आपको वीडियो में कुछ तो फ्रूटफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। आपकी कोई और क्यूरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी ऐसे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे।